ये क्लास है then yeah check. Good evening, sir. Ayushi, good evening. All right, ठीक है, चलिए let me start the screen share. थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या देखा था एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते थोड़ा सा पिछले क्लास का. तो वी हैव डन द डिजीज, ऑल द डिजीज वी हैव डन, एस्केरियासिस, अमीबियासिस. आप में से काफी लोगों ने असाइनमेंट शेयर किया था, मैं आंसर की आज रात को शेयर करता हूँ आपके साथ. एंड आई विल आल्सो शेयर अ न्यू असाइनमेंट पॉसिबली आज के चैप्टर के बाद या आज के पोर्शन के बाद. सो वी हैव डन फ्यू थिंग्स. इनेट एक्वायर्ड के अंदर इनेट आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, आपको पहले से मिलती है बाय बर्थ एंड इट हैज सर्टेन टाइप्स ओवर देयर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर. ठीक है, फिजिकल में आपका स्किन एंड म्यूकस कोटिंग आपका यहाँ पे आ जाता है. देन वी हैव सीन द फिजिकल बैरियर में समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. स्टमक का गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आई आर द एग्जांपल ऑफ माय फिजियोलॉजिकल बैरियर. यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर आपके यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा पाते हो. सो यहाँ पे लाइसोजाइम्स इन द सलाइवा. स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच काफी कम यहाँ पे रहता है. And then you have your tears in the eyes which can wash out the things. Anji Ashwani, good evening. Okay. Then you have this is something we have done. ये हमने यहाँ पे देखा था. And then इसके बाद हम देखा था हमारे यहाँ पे cellular barrier. So you have macrophages, neutrophils, natural killer cells. मोनोसाइट आपका होता है जो आपका कन्वर्ट है आपके मैक्रोफेज के अंदर एंड दे आर नोन टू कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस. एंड ये भी हम पिछले क्लास में लोग देख चुके हैं. सो दिस इज समथिंग वी आर ऑल familiar with. And then we have seen the ये हो गया आपका सेलुलर बैरियर. देन हमने हमारा देखा था यहाँ पे योर साइटोकाइन बैरियर. अब आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके एक्सप्लेन करेगा होता क्या है साइटोकाइन बैरियर के अंदर, व्हाट एग्जैक्टली यू फाइंड इन द साइटोकाइन बैरियर. एनीवन कोई बता दे ताकि हम फटाफट आगे बढ़ सकें. बताइए मुस्कान कुमारी, व्हाट हैपेंस इन साइटोकाइन बैरियर, क्या होता है? सर इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटीन रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन्स जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं. और ये कब होता है? सर जब वायरल हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस. राइट, हमेशा लगता है. यस राइट, वेरी ट्रू. हमेशा आफ्टर वायरल इन्फेक्शन यू विल फाइंड दिस इज अ रिस्पांस गिवन बाय द इन्फेक्टेड सेल. वो यहाँ पे आपके इंटरफेरॉन्स यहाँ पे रिलीज करेगा और वो इंटरफेरॉन जाके नियर बाय सेल को बोलेंगे कि वो अपने आप को बचा लें क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर ली थी एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये सब आपको यहाँ पे क्लियर है. दिस समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम अज्यूमिंग दैट. सो ये वो एनिमेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यहाँ पे कहानी. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने ये होगा कि अज्यूम करते कि अगर आपको एक्सपोजर हो रहा है किसी बैक्टीरिया का, समझो आपके बॉडी के अंदर आपका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर आता है देन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी और आप एक टाइम के बाद आप ठीक हो जाओगे. तो बेसिकली ठीक होने के बाद आपने एक इम्यूनिटी गेन कर ली, आपने एक इम्यूनिटी गेन कर ली आपके एनवायरमेंट में एक एक्सपोजर करके अपने आप को एक बैक्टीरिया के साथ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बॉडी के अंदर एक टाइफाइड का बैक्टीरिया आता है, राइट, और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए मेरी इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स देगा. थोड़ा टाइम लगेगा कि वो पहली बार आया था बैक्टीरिया से, थोड़ा मुझे बीमार हूंगा मैं एंड देन आई विल फाइंड कि मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट कर लेगा. अब वही बैक्टीरिया अगर वापस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो मेरी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगी उसे खत्म कर देगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी ने गेन कर ली एक टाइप की इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया. ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आप एनवायरमेंट में रहकर आप गेन करते हो, जो आप गेन कर रहे हो अपने एनवायरमेंट में से. ये पहले से आपको नहीं मिली, इट इज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक. ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, अपने टाइम के साथ आप इसे आप गेन करते हो. अगर आप नोटिस करोगे तो बच्चे जो आपके यहाँ पे होते हैं, बच्चे आर लाइक वेरी वल्नरेबल टू डिजीज, लेकिन जब आप एडल्ट बन जाते हो तो आपको डिजीज नहीं होती बिकॉज आपने काफी सारी इम्यूनिटी आपने गेन कर ली है. अब कोई भी अगर पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है देन आपका इम्यून सिस्टम उसे फटाफट डील करके उसे वहां पे न्यूट्रलाइज करता है. देन यू हैव पैथोजन स्पेसिफिक जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी. ये मेमोरी क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे. सो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है. अब इसके पहले हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपका फाउंडेशन क्या है आपके इम्यून सिस्टम का. तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो आपके सामने कुछ यहाँ पे सेल्स हैं, ये आप सम सेल्स ओवर हियर.
एंड दीज आर ऑल माय WBCs। ये सारे सारे सेल्स जो आपके सामने यहाँ पे है। हाँ जी खुशी बताइए। अच्छा नहीं कुछ नहीं, ऑलराइट। सो ऑल द सेल्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल माय WBCs। ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब आप 11th में पढ़ रहे थे WBCs के बारे में, तो उसको आप दो कैटेगरी में आप डिवाइड करते थे। सो WBCs यूज्ड टू बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वो आपकी दो कैटेगरी आपके यहाँ पे कौन सी थी? एक था आपका विच वॉज माई अग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट एक आपकी ये कैटेगरी थी आपकी, और जो दूसरी कैटेगरी आपकी जो यहाँ पे थी दैट वाज योर ग्रैन्युलोसाइट। बिल्कुल सही, ग्रैन्युलोसाइट। सो ये आपकी दो कैटेगरीज आपको वहां पे देखने के लिए मिलती थी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो दो कैटेगरीज है इसमें कौन से सेल आते हैं। वही सेल हमारे सामने मैंने आपके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे 5 सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो याद रखना आपकी जो बेजोफिल है, न्यूट्रोफिल है और इओसिनोफिल है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ग्रैन्युलोसाइट, ऑफ माय ग्रैन्युलोसाइट। याद रखना ग्रैन्युलोसाइट कैटेगरी के अंदर आपके 3 सेल्स आते हैं, बेजोफिल सेल, इओसिनोफिल सेल एंड न्यूट्रोफिल सेल। ऑन द अदर हैंड आपके जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपके यहाँ पे होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रैन्युलोसाइट, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रैन्युलोसाइट। याद रखना ये जो दो मेरे यहाँ पे सेल आएंगे ये इस कैटेगरी के अंदर मेरे यहाँ पे आएंगे, राइट। अब ये हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अब इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे सीखते हैं। When you have a granulocyte over here, जहाँ पे you have a basophil cell, eosinophil cell and neutrophil cell and monocyte and lymphocyte as a granulocyte, they are actually a type of my WBC। ये सारे मेरे WBC के मेरे यहाँ पे टाइप है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके बॉडी के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा सेल होता है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माय WBC, सो WBC के अंदर कौन सा सेल है जिसका अमाउंट ब्लड में हमेशा ज्यादा ही रहेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा न्यूट्रोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ब्लड। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि आपके जो न्यूट्रोफिल सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ब्लड, और ये आपको मिलेंगे हमेशा WBC के अंदर, देयर विल बी इन द हाईएस्ट अमाउंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन पांचों में से कौन सा सेल होता है जो आपका सबसे कम मिलेगा आपको ब्लड के अंदर, देन आपका आंसर फिर आपका यहाँ पे होगा बेसोफिल सेल। दे विल बी इन द लीस्ट अमाउंट। ये जो सेल मेरे यहाँ पे होंगे दे विल बी इन द लीस्ट अमाउंट। ये आपको लीस्ट अमाउंट में आपको मिलेंगे आपके ब्लड के अंदर, लाइक इन द WBC के कैटेगरी के अंदर दे आर इन द लीस्ट अमाउंट। सो दीज आर द टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पे याद रखो। हमारा जो हम अभी पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग जो आइडिया लेंगे हमारे इम्यून सिस्टम का, वी विल मेनली फोकस ऑन द लिम्फोसाइट्स, विल मेनली फोकस ऑन लिम्फोसाइट्स। तो चलिए उसे हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय लिम्फोसाइट्स और वो कैसे काम करते हैं। लेट्स सी दैट। तो जब मैं बात करता हूँ मेरे लिम्फोसाइट्स के बारे में, सो चलिए यहाँ पे समझते हैं हाउ दिस लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू बी सीन। सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट लिम्फोसाइट्स, इसमें आपको दो कैटेगरीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू हैव टू नो टू कैटेगरीज इन दिस। एक आपके यहाँ पे होते हैं T सेल्स, दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं B सेल्स। तो जब भी आप लिम्फोसाइट्स की बात करोगे आपको इसमें दो टाइप के सेल्स आपको याद रखने हैं। एक आपके यहाँ पे होते हैं T सेल्स, एक आपके यहाँ पे होते हैं B सेल्स। याद रखना हम आपका यहाँ पे एक फाउंडेशन क्रिएट करें जहाँ पे आप एक इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम आपका कैसे काम करता है वो आप यहाँ पे सीखोगे। एक बार आपने ये चीज आपने समझ ली, देन आगे वाले टॉपिक समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। सो यू हैव अ T सेल्स एंड यू हैव अ B सेल्स, जो ये यहाँ पे में है मेरे दो टाइप के लिम्फोसाइट्स। अब T सेल्स के अंदर आपको कुछ टाइप्स मिलते हैं। सो लेट्स सी दैट। T सेल्स में आपको जो टाइप्स मिलेंगे वो आपके यहाँ पे होगा T helper cell. H stands for my helper, so you call them the T helper cells. Then you have your T killer cell. You have T killer cell. अब आप बोलोगे सर C क्यों लिखा हुआ है आपने वहां पे? किलर के लिए K लिख देते हैं। मैं बताता हूँ बाद में, इसको मैंने यहाँ पे C क्यों लिखा हुआ है, बट फिलहाल के लिए याद रखना T killer cells को हम इवन लिख सकते हैं एज ए TC cells। बेसिकली याद रखना किलर सेल्स, किल करते हैं, राइट। एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर T cells, जिनको हम इवन कहते हैं एज अ मेमोरी सेल्स। सो T सेल्स की कैटेगरी में यू कैन हैव समथिंग लाइक योर मेमोरी सेल्स। ठीक है। देन यू हैव योर B सेल्स। B सेल्स भी है आपके पास यहाँ पे। तो B सेल्स के अंदर आप कौन से टाइप्स हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। B सेल्स में आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम आपका यहाँ पे आएगा प्लाज्मा सेल्स का। वन नेम इज गोइंग टू बी माय प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा नाम जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर मेमोरी सेल्स। That is going to be your memory cells.
अब पहले मैं सो बेसिकली आपको बी सेल और टी सेल दोनों के अंदर आपको मेमोरी सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि यार ये मेमोरी सेल मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पे सुन लो। मेमोरी सेल जो बेटा आपका यहाँ पे होगा ना, उसका काम होगा मेमोराइज करना। बेसिकली अगर मेरे बॉडी के अंदर 10 साल की उम्र में मेरी बॉडी के अंदर अगर आ रहा है आपका टाइफॉइड का बैक्टीरिया, राइट, टाइफॉइड का बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आया, मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, टाइम लिया, रिस्पॉन्स दिया, उसे खत्म किया, उसके बाद मेरे इम्यून सेल्स उसे मेमोराइज कर लेंगे। जब मेरे इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया को मार रहे हैं, उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो मेमोराइजिंग द बैक्टीरिया। अब मेमोराइज करना क्यों जरूरी है यहाँ पे? अगर सेम बैक्टीरिया आज से 10-15 साल के बाद वापस अगर मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है, देन मेरी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उसे वहां पे देती है, और वो इसलिए दे पाती है क्योंकि उसने उसे मेमोराइज किया था। मेरे मेमोरी सेल क्या करते हैं, उसे ध्यान में रखते हैं कि यार ये हमारे साथ पहले भी आ चुका है, पहले भी बॉडी में आ चुका है, और अगर वो वापस हमारे बॉडी के अंदर आता है, देन बहुत एफिशिएंटली फटाफट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उसको वहां के वहीं उसे खत्म किया जाएगा। दैट ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल। ये सब आपका हो पा रहा है मेमोरी सेल की वजह से, क्योंकि वो आपके पैथोजन को याद कर लेते हैं। अगर सेम पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर वापस आता है, देन यू डील विद द पैथोजन वेरी स्ट्रांगली, एफिशिएंटली, और आपको सिम्टम्स दिखेंगे भी नहीं और उसको मार दिया जाएगा। तो ये बात आप सबको याद रखनी है कि मेमोरी सेल आपका इस तरीके से काम करता है, ये मेमोराइज करेगा अपने पैथोजन को एंड देन विल गिव अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट रिस्पॉन्स फ्यूचर में। ठीक है, इसलिए याद रखना कि कई सारी बीमारी आपको एक ही बार होती है, वापस नहीं होती। कई सारी डिजीज आपको एक ही बार होती है और वापस आपको नहीं होती। इवन जब आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है ना, उसका भी यही लॉजिक होता है कि आपके इम्यून सेल्स उसे पहचान ले, जान ले, सीख ले, और जब वही पैथोजन जब आपके बॉडी में वापस आएगा कभी फ्यूचर में, तो आपके इम्यून सेल्स उसे डील कर ले एफिशिएंट तरीके से। क्या मेमोरी सेल्स का फंक्शन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द रोल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. दिस इज व्हाट known for memorize the pathogen and then kill the pathogen। अगर वो वापस आया तो, दूसरी बार अगर बॉडी में आया तो उसे आपको कैसे फटाफट डील करना है, वो मेमोरी सेल आपकी हेल्प करते हैं कि इसको फटाफट खत्म कैसे करा जाएगा। ठीक है, नाउ दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। प्लाज्मा सेल मेरे यहाँ पे क्या करता है, इसको हम समझते हैं। प्लाज्मा सेल आर नोन एज फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज। सो याद रखना, प्लाज्मा सेल का काम होता है, दे आर नोन टू मेक एंटीबॉडीज। इनको हम इवन बोलते हैं एज अ फैक्ट्रीज ऑफ एंटीबॉडीज। बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज कम टाइम में बना के आपको अगर आपको चाहिए तो आपका प्लाज्मा सेल आपको बना के देगा। दे विल मेक अ ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आपको बना के दे देता है आपको ये प्लाज्मा सेल्स। अब जब हम यहाँ पे एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं तो आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, वेन एवर आई विल टॉक अबाउट एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज के लिए एक और आप नाम यहाँ पे यूज करते हो जिससे आप अभी वाकिफ हो जाओ। दैट नेम इज गोइंग टू बी योर immunoglobulin. So immunoglobulin is another name for my antibodies. Immunoglobulin is another name for my antibodies. So आप यहाँ पे एंटीबॉडीज आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है, ऐसा टर्म हमने क्यों यूज किया है, इसको भी हम देख लेते हैं। आपके बॉडी के अंदर आपको मिलती है 5 अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज। इन योर बॉडी यू हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक होती है आपकी जिसे हम कहते हैं आप एज अ IgG, दैट इज वन। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, एक होती है आपके यहाँ पे IgG, देन यू हैव एंटीबॉडी कॉल्ड एज योर IgA, देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर IgE, IgM एंड IgD। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपके बॉडी में आपको मिलती है। और याद रखना ये IG किसके लिए स्टैंड करता है, IG एक्चुअली स्टैंड्स फॉर माय इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इट्स लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इस तरीके से आप इसके यहाँ पे नाम यूज करोगे। तो ये दिमाग में सब लोग बिठा लो कि आपके बॉडी में आपको 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे मिलती है, एंड दे कैन बी कॉल्ड एज माय इम्यूनोग्लोबुलिन आल्सो। यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज आपको कौन बना के देगा, दिस इज बीन फॉर्म बाय माय प्लाज्मा सेल्स। सो प्लाज्मा सेल्स आर नोन टू मेक ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब इसको थोड़ा और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आपके सामने ये जो एंटीबॉडीज हैं, अगर आपसे कोई पूछे, कोई टीचर अगर आपसे पूछे कि आपके बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज का अमाउंट सबसे ज्यादा आपको मिलता है, आपका आंसर वहां पे होगा IgG। याद रखना हमेशा, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, योर IgG विल बी इन द हाईएस्ट। IgG जो आपकी होती है दैट इज
हाईएस्ट इन द ब्लड, हाईएस्ट इन। तो अगर मैं अभी आपका ब्लड सैंपल निकालूं, अगर मैं आपका अभी ब्लड सैंपल निकालूं तो देखो कि कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा है, देन दैट इज गोइंग टू बी IgG। इसका अमाउंट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। सो दैट्स समथिंग टू बी क्लियर टू यू, राइट। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ज्यादा आपको? आ रही है सर सर। आ रही है। आ रही है। डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है तो बताना मुझे, आई विल शट डाउन द विंडोज। ठीक है, तो दैट इज माय IgG इज गोइंग टू बी हाईएस्ट इन द ब्लड। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी, अच्छा एक और चीज, वन मोर थिंग, ये आपके लिए हाईएस्ट इन द ब्लड, इसके बारे में एक और बात याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी एंटीबॉडी होती है जो मदर से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएगी फीटस के साइड पे, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए, कुछ हार्म करने के लिए नहीं, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए मदर के साइड से जाएगी आपकी एंटीबॉडी टुवर्ड्स द फीटस, और वो एंटीबॉडी भी आपकी होती है IgG। तो याद रखना, these are the antibodies, they also travel through placenta into the fetus। तो ये भी मेरी होती है यहाँ पे IgG। तो IgG के दो काम याद रखना, एक तो ये होती है सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसके साथ साथ ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक भी आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल करके जाती है, ताकि प्लेसेंटा को, ताकि फीटस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी वहां पे मिल सके। सो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा एक्टिव होगी ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, आप जानते हो कई लोगों को एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन से होती है, या कई लोगों को डस्ट से होती है, राइट। सो जनरली क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आपका इन्वॉल्व होगी आपकी IgE। IgE जो एंटीबॉडी आपके यहाँ पे होती है, ये आपकी इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है तो वो टाइम पे जो एंटीबॉडी भाग भाग के आएगी आपको बचाने के लिए, आपके साथ का लाइक एक रिस्पांस देने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर IgE। दैट्स द सेकंड थिंग यू हैव टू, दैट्स अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, इनके रूल्स के ऊपर बेस्ड, इसलिए अब आपको ये याद रखना है। एंड द थर्ड वन जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना, दैट इज योर IgA। IgA जो आपकी एंटीबॉडी यहाँ पे होती है, ये आपको मिलती है मदर्स मिल्क के अंदर। So after the birth of the child, the mother milk is called as your colostrum। और जो colostrum जो mother's milk जो आपका होता है, which has been breastfeeded by the mother to the baby, colostrum के अंदर आपको मिलेगी IgA as an antibody, and this antibody will ensure that कि via milk it is going into the baby। So basically जब breastfeeding किया जाता है, so जो milk होता है उसे हम कहते हैं colostrum, and in that colostrum you will be having this IgA। So during breastfeeding जो एंटीबॉडी जा रही है बेबी के अंदर, न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर IgA। तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, और ये तीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। कभी कोई आपसे IgM और IgD का सवाल नहीं पूछेगा, दे आर बेसिकली वर्किंग एज अ रिसेप्टर, बट आपको इसके बारे में जानना नहीं है, बिकॉज ये आप फ्यूचर में सीखोगे, यू नो इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। सो IgG, IgA और IgA का काम याद रखना। ये सारी की सारी आपके सामने हैं, दे आर ऑल माई एंटीबॉडीज and they are all formed by my plasma cells, and plasma cell are a type of my B cells। क्या इतनी इंफॉर्मेशन आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द इंफॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes sir। ओवरनाइट थोड़ा लेट क्लास होता है, बट स्टिल रहो एक्टिव क्लास का, जस्ट बी सुपर एक्टिव, राइट। सो जस्ट लेट मी नो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि यार आपका इम्यून सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। सी, इमेजिन करो कि आपके बॉडी के अंदर आया एक बैक्टीरिया घूमते घूमते हुए आपको बॉडी के अंदर आ गया, कहीं से तो भी आ गया, कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, कुछ तो है, या एयर से कैसे भी आपका एक बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ चुका है। अब बैक्टीरिया आपका घूम रहा है ब्लड के अंदर, समझो बैक्टीरिया आ गया बॉडी के अंदर, वो आपका आराम से आपका ब्लड के अंदर आपका घूम रहा है। तो इसको देखेगा कौन? इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहा है आपका यहाँ पे एक सेल, जिसका मैंने नाम बताया था आपको यहाँ पे, टी हेल्पर सेल। सो टी हेल्पर सेल ऐसे घूम रहा था आपका बॉडी में, और ये इसके सामने आ गया। सो टी हेल्पर सेल केम अक्रॉस दिस बैक्टीरिया। अब जैसे ही टी हेल्पर सेल इसके सामने आता है तो क्या लगता है क्या करेगा टी हेल्पर सेल मेरा? जैसे इसके सामने आई, मेरा टी हेल्पर सेल है, ये जैसे इसके सामने आए, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट विल डू नाउ? अरे कुछ तो बोलो।
क्या लगता है एकदम से आ गया, एकदम से इम्यून सेल सामने आ गया, बैक्टीरिया भी सोच रहा होगा अब ये क्या करेगा. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द टी हेल्पर सेल इज गोइंग टू डू? पकड़ लेगा उसको. पकड़ लेगा, राइट. वन थिंग इज गोइंग टू पकड़ लेगा. अरे कौन हो तुम काइंड ऑफ, वो पकड़ लेगा उसे. द वन थिंग द टी हेल्पर सेल इज गोइंग टू डू ओवर हियर इज, याद रखना, टी हेल्पर सेल यहाँ पे रिलीज करता है साइटोकाइंस. जैसे ही उसे फॉरेन बॉडी दिखी, जैसे ही टी हेल्पर सेल को यहाँ पे फॉरेन बॉडी दिखी, वो क्या करेगा, साइटोकाइंस रिलीज करना यहाँ पे चालू करेगा. इट विल स्टार्ट रिलीजिंग सम साइटोकाइंस. ये दिमाग में बिठा लो. द टी हेल्पर सेल विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइंस. तो ये खुद कुछ नहीं करता, लेकिन साइटोकाइन रिलीज करेगा, और ये साइटोकाइन जाके आपके सेल्स को बोलेंगे कि रेडी हो जाओ, आपके बॉडी में कुछ आ चुका है बाहर से अंदर. दैट इज व्हाट साइटोकाइंस आर नोन फॉर. साइटोकाइन अगर आपको याद हो, दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रेज द अलार्म. ये अलार्म रेज करने के लिए आपने साइटोकाइन आपने रिलीज कर दिए, और अब ये साइटोकाइन जाके बोलेंगे आपके मैक्रोफेजेस को. दे विल गो एंड टेल योर मैक्रोफेजेस कि अपना नंबर वहां बढ़ा लो. बेसिकली मोनोसाइट्स अब आपके कन्वर्ट होंगे आपके मैक्रोफेज के अंदर, राइट. सो इट विल गो एंड टेल द मोनोसाइट्स कि कोई तो भी बाहर से आ चुका है, एंड नाउ यू गेट रेडी. तो सडनली आपका पीटर पार्कर आपका कन्वर्ट होगा आपका स्पाइडरमैन में, एंड नाउ यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस जो आपकी बॉडी में, इनका नंबर बढ़ने लगेगा. सो नाउ यू विल हैव मैक्रोफेजेस, इसका अमाउंट आपका बढ़ेगा. ठीक है, प्लीज कोई सवाल हो तो पूछ लेना. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. सो अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ओवर हियर. दैट्स फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन. सेकंड थिंग आपके यहाँ पे क्या होता है कि ये साइटोकाइंस जाके इवन बोलते हैं आपके प्लाज्मा सेल को कि चलिए काम पे लग जाइए, आपको तो एक ही काम है करना है यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी टू फॉर्म एंटीबॉडीज. सो नाउ प्लाज्मा सेल विल इंक्रीज इन देयर नंबर. तो इनका भी नंबर यहाँ पे होगा इंक्रीज, और इंक्रीज होने के बाद व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, यू विल फाइंड कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म. तो इनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा होते हुए यहाँ पे, यू विल फाइंड एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म. प्लाज्मा सेल अगर बढ़ेगा तो एक ही चीज बढ़ेगी, क्योंकि याद रखना प्लाज्मा सेल आर कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज. सो नाउ व्हाट विल हैपन, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके एंटीबॉडीज बनने लगेगी. कुछ एंटीबॉडीज आपकी कुछ ऐसी दिखती है, वाई शेप की होती है. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज नाउ आर बीन फॉर्म्ड. अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द बैक्टीरिया. ये एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को ढूंढना चालू करेगी. मैक्रोफेज भी ढूंढ रहा होगा, ये एंटीबॉडीज भी बैक्टीरिया को देखना ढूंढना चालू करेगी. अब सोचो कि ये मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे खड़ा है, अरे कहाँ गया, समझो कि मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया खड़ा था, और सडनली उसके सामने आ गई एंटीबॉडीज. अब एंटीबॉडीज कोई सिग्नल रिलीज नहीं करेंगी, एंटीबॉडीज करेंगे अपना यहाँ पे काम. So now as soon as the antibodies come across this bacteria, they will start doing their job. They will get themselves attached to the bacteria. वो बैक्टीरिया से हो जाएंगे अटैच, और बैक्टीरिया को अटैच करके वो बैक्टीरिया को कर देंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइज. सो माय एंटीबॉडीज विल कम एंड अटैच टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से अटैच करने के बाद दे विल डू द न्यूट्रलाइजेशन. तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे. दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन. इसके साथ साथ आपको एक और चीज होते हुए मिलेगी कि आपका जो मैक्रोफेज थे ना, वो घूमते हुए आ रहे होंगे यहाँ पे, वो भी ढूंढ रहे होंगे, वो भी बैक्टीरिया को ढूंढ रहे होंगे. अगर उन्हें बैक्टीरिया मिल गया तो उसे वो खा लेंगे. यू नो दैट ना, दे डू द फैगोसाइटोसिस. मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मैक्रोफेजेस आर नोन टू डू द फैगोसाइटोसिस, और वही चीज वो यहाँ पे करेंगे. वो ढूंढते हुए आएंगे आपके बैक्टीरिया को, एंड दे विल स्टार्ट एंगल्फिंग द बैक्टीरिया. सिमिलरली अगर मैक्रोफेज इसके सामने भी आ गया ना, जो ऑलरेडी मर चुका है, उसको भी जाके वो लोग खा लेंगे. तो कोई भी अगर बाहर की चीजें मिलती है ना, मैक्रोफेज के सामने आती है, उसे पकड़ के उसे वो लोग एंगल्फ कर लेते हैं. दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग, और इस तरीके से आपकी बॉडी यहाँ पे रिस्पॉन्स देगी. तो याद रखना, टी हेल्पर सेल आप यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने सिग्नल जनरेट किया, उसने अलार्म रेज किया, और जब उसने वहां पे अलार्म रेज किया तब जाके आपको पता चला यहाँ पे कि तब जाके आपके प्लाज्मा सेल ने बनाया आपके एंटीबॉडीज, एंड नाउ दोस एंटीबॉडीज विल गो एंड टारगेट द बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आ चुका है. और एक थोड़ी होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे, तो उन सबको जाके वो मारना चालू करेंगे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Is this thing clear to all of you? क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. That Yes, is sir. are going to work over here. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो इवेंट हो रहा है, द इवेंट विच इज हैपनिंग, यहाँ पे आपका मेनली कौन इन्वॉल्व है, बी सेल. कह सकता हूँ ना यहाँ पे कि जो भी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, उसमें आपका मेन इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे बी सेल का था, बिकॉज प्लाज्मा सेल इज अ टाइप ऑफ बी सेल, राइट. उसकी वजह से वहां से आपकी एंटीबॉडीज बन के आ रही है. सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि इन दिस रिस्पॉन्स प्रीडोमिनेटली आपके बी सेल इन्वॉल्व है यहाँ पे. आई कैन वेरी सेफली से दैट व्हेन
predominantly B cells are involved, B cells are involved in immune response, such kind of response is called as my humoral response. जब आपके B cells इन्वॉल्व होते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए, ऐसे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं आप एज अ humoral response. ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है. Such kind of response over there is called as my humoral response. ठीक है. अब कभी भी आपके सामने ह्यूमरल टर्म आपके सामने आया, कभी भी आपके सामने ह्यूमरल टर्म अगर आपके सामने यहाँ पे आता है, आपको याद रखना है यहाँ पे आपके बी सेल इन्वॉल्व होते हैं. जिस इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आपके बी सेल प्रीडोमिनेंटली आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं खत्म करने के लिए आपके बैक्टीरिया का कोई भी पैथोजन को, सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय ह्यूमरल रिस्पॉन्स. ये बात आप दिमाग में बिठा लो. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर हैपनिंग. एक और कंडीशन हम यहाँ पे देखते, चलो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक और कंडीशन आप यहाँ पे समझ लो. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. समझो कि आपका यहाँ पे एक सेल है, राइट? एक नॉर्मल हैप्पी सेल है, लेकिन ज्यादा टाइम हैप्पी रह नहीं पाएगा बिकॉज इसके अंदर आ चुका है बैक्टीरिया या पैथोजन, कोई भी आप टर्म यूज कर लो. अब पैथोजन हैज एंटर्ड इनसाइड द सेल. अब एक बात बताओ, अगर कोई पैथोजन सेल के अंदर चला गया तो क्या उसे टी हेल्पर सेल देख पाएगा? वो तो सेल के अंदर है, क्या टी हेल्पर सेल उसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा? नो सर. नो सर. नो. सिंपल सी बात है. अब अगर कोई अगर इफ देयर इज सम कोई थीफ है, अगर वो सड़कों पे घूम रहा है तो लोग उसे देख सकते हैं, उसे देख के मारना चालू करेंगे लोग उसे, राइट? लेकिन अगर वो एक चोर किसी के घर पे जाके बैठा होगा तो कौन सा दिखेगा? वो किसी को नहीं दिखेगा ना. सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी कि आपका ये जो पैथोजन है वो सेल के अंदर है. ये आप दिस पैथोजन जो सेल के अंदर है तो इसको आप कहाँ ही देख पाओगे? यू कैन नॉट सी दैट. ना ही आपका टी हेल्पर सेल यहाँ पे देख पाएगा. लेकिन ये जो सेल है ना, ये आपकी हेल्प करेगा भी. सेल क्या करता है ना, सेल इस पैथोजन में से थोड़ा सा प्रोटीन निकालता है. सेल इस पैथोजन में से थोड़ा सा प्रोटीन निकालेगा और उस प्रोटीन को लगा देगा सेल के सरफेस के ऊपर. सो यहाँ पे क्या करेगा, सेल इसके अंदर से थोड़ा सा प्रोटीन को निकालेगा और उस प्रोटीन को लगा देगा वो सेल के सरफेस के ऊपर. तो हमने येलो कलर का थोड़ा सा प्रोटीन यहाँ पे निकाला और उसको हमने यहाँ पे रख दिया. सो दैट इज व्हाट द सेल डज. सेल यहाँ पे क्या करता है कि थोड़ा सा प्रोटीन को वहां से निकालता है और उसको रख देगा वो सेल के सरफेस के ऊपर. सो याद रखना, इट इज द सेल सरफेस. तो सेल सरफेस पे मैंने थोड़ा सा प्रोटीन को यहाँ पे रख दिया. सो दिस इज अ सेल सरफेस. अब बताओ कि अगर मैंने सेल सरफेस के ऊपर थोड़ा सा उसका प्रोटीन काट के रख दिया तो क्या अब मेरा हेल्पर सेल उसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा? देख पाएगा. देख पाएगा. अब देख पाएगा. अब मेरा हेल्पर सेल यहाँ पे देख पाएगा. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. समझो वैसे ही मेरा हेल्पर सेल घूम रहा था, वो तो हमेशा पेट्रोलिंग करता रहता है और वो वहां पे घूमते घूमते हुए आपका यहाँ पे हेल्पर सेल आपका यहाँ पे आ गया. जैसे हेल्पर सेल देखा कि यार ये तो कुछ अलग लग रहा है मुझे, यहाँ पे ये सेल ने क्या रखा हुआ है यहाँ पे. सो हेल्पर सेल विल कम एंड विल चेक द सेल. जैसे ही हेल्पर सेल देखता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, वो अपना काम यहाँ पे चालू कर देगा. ही विल ऑब्जर्व द प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस. और जैसे ही हेल्पर सेल को प्रोटीन वहां पे दिखेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइंस. ये हेल्पर सेल ने अपना साइटोकाइन रिलीज करना यहाँ पे चालू कर देगा. सो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द साइटोकाइंस. वो अपना काम चालू कर देगा. वो यहाँ पे अपना सिग्नल जनरेट करना यहाँ पे चालू कर देगा. ओवर हियर द साइटोकाइंस आर रिलीज्ड. साइटोकाइंस आपके यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं. अब जब मैंने यहाँ पे साइटोकाइन रिलीज करे जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो क्या होगा. साइटोकाइंस जाके बोलेंगे मेरे मैक्रोफेज को, साइटोकाइंस मेरे जाके बोलेंगे कि मैक्रोफेज का नंबर बढ़ाओ. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, कि आपका जो मैक्रोफेजेस जो आपके होते हैं उनका नंबर आपके यहाँ पे बढ़ेगा. सो ये तो आपका होना ही है. सो मैक्रोफेजेस का अमाउंट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा. सो दिस विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो आप इनको रेडी करते हो. उसके साथ साथ ये साइटोकाइन जाके बोलेगा आपके टी सेल्स को, इट विल गो एंड टेल द टी सेल्स कि अपना नंबर बढ़ाना चालू करिए. राइट? नंबर बढ़ाओ मतलब दोनों सेल्स बनाओ. अपने मेमोरी सेल्स भी आप बना लो यहाँ पे. यू ऑल्सो मेक योर मेमोरी सेल्स भी आप यहाँ पे बनाना चालू करो. मेमोरी सेल्स का भी अमाउंट यहाँ पे बनाओ. उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ाओ, एंड दैट इज माई टी किलर सेल. दैट इज गोइंग टू बी योर टी किलर सेल. टी किलर सेल का अमाउंट आपके सेल में अब बढ़ने लगेगा. सो दिस इज माई टी किलर सेल. टी किलर सेल जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज अ टीसी सेल.
इसका अमाउंट आपको सेल के अंदर इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द सेल. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार हम ये इसे टीसी सेल क्यों बोलते हैं, क्यों यहाँ पे मैं सी यूज कर रहा हूँ. तो याद रखना सी स्टैंड्स फॉर माय साइटोटॉक्सिक सेल. सी स्टैंड्स फॉर माय साइटोटॉक्सिक सेल. सी स्टैंड्स फॉर योर साइटोटॉक्सिक सेल. अब कोई मुझे बताओ कि आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो काफी सालों से, मुझे बताओ साइटो का मतलब क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय साइटो? सेल. होता है सेल. सिंपल. साइटो का मतलब आपका वहां पे सेल होता है. और टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? harmful, हार्मफुल. समथिंग इज गोइंग टू बी हार्मफुल. ठीक है. तो ये मेरे यहाँ पे साइटोटॉक्सिक सेल. अब देखते हैं ये करता क्या है. तो अब आप सोचो कि आपके इम्यून सेल में क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे कैसे आया. एक बैक्टीरिया था जो सेल के अंदर आया, सेल ने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसका प्रोटीन निकाला, उसे रख दिया सरफेस के ऊपर, और जैसे उसे टी हेल्पर सेल ने देखा, वो अपने साइटोकाइंस को रिलीज करेगा. ये साइटोकाइंस जाके बोलेंगे मैक्रोफेज को कि आप अपना यहाँ पे नंबर बढ़ा लो, और वही साइटोकाइंस जाके बोलेंगे टी सेल्स को कि आप भी अपने टी किलर सेल का अमाउंट अपना बढ़ा लो, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ साइटोटॉक्सिक सेल. साइटोटॉक्सिक सेल या जो मेरे टी किलर सेल है उनका अमाउंट अब आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा. जब आपके टी किलर सेल आपके बढ़ेंगे तो वो करेंगे क्या, वो घूमना चालू करेंगे ब्लड के अंदर. दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द इन्फेक्टेड सेल. वो इन्फेक्टेड सेल को ढूंढने चालू करेंगे. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. समझो ये है मेरा यहाँ पे टी किलर सेल. दिस इज माय टी किलर सेल ओवर हियर. ये अपना घूम रहा है, घूमेगा और ढूंढना चालू करेगा आपके इन्फेक्टेड सेल को. So my T killer cell will come and will start looking for the infected cell. आप सोचो कि ये ढूंढते ढूंढते हुए ये आ गया इन्फेक्टेड सेल के सामने. घूमते घूमते हुए ये उस सेल के सामने पहुंच गया जो बेसिकली आपका यहाँ पे था इन्फेक्टेड. इसके सामने ये आपका आ चुका है और उसने उसे देख लिया. सिंपली देख पाएगा ना वो, क्योंकि वो सरफेस पे लगा हुआ है ना. आपको मैंने पहले बताया था जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसके सेल सरफेस के ऊपर आप लगा के रखते हो अपने छोटे से प्रोटीन को. तो इसने इसको यहाँ पे पहचान लिया. अब जैसे इसने इसको यहाँ पे पहचान लिया, अब देखो यहाँ पे वो करेगा क्या. एज सुन एज यू कम अक्रॉस द इन्फेक्टेड सेल, आपको जो टी किलर सेल यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं दिस इज माय इन्फेक्टेड सेल. याद रखना दिस इज गोइंग टू बी योर इन्फेक्टेड सेल. जैसे मेरा टी किलर सेल मेरे इन्फेक्टेड सेल के सामने आया, पता है मेरा टी किलर सेल क्या करेगा, ये कुछ टॉक्सिक चीजें सेल के अंदर रिलीज कर देगा. कुछ टॉक्सिक चीजें यहां से निकालेगा और वो टॉक्सिक चीजें वो रिलीज कर देगा आपका सेल के अंदर. सो देयर आर सम टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. दीज आर सम टॉक्सिक सब्सटेंस, दीज आर सम टॉक्सिक प्रोटीन्स जो मेरा टी किलर सेल उसके अंदर वहां पे रिलीज कर देगा. अब ये जब टॉक्सिक चीजें आप वहां पे रिलीज करते होता है उससे क्या होगा, आपको जो सेल है ना उसकी डेथ हो जाएगी. जो मेरा इन्फेक्टेड सेल था उसकी यहाँ पे हो जाएगी डेथ. और जब मेरे इन्फेक्टेड सेल की यहाँ पे डेथ हो रही है, उसके साथ साथ जो अंदर जो मेरा प्रोटोजोन था या अंदर जो मेरा यहाँ पे पैथोजन था उसकी भी वहां पे डेथ हो जाएगी. इसलिए हम इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, बिकॉज ये सेल को खत्म करने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस लेके घूम रहा होता है. और यही टॉक्सिक सब्सटेंस वो सेल के अंदर डालेगा. सेल के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी तो वहां पे डेथ होनी ही है, उसके साथ साथ सेल की भी यहाँ पे डेथ हो जाएगी. तो इस तरीके से आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा पाते हो. It is not only going to kill the bacteria, it is also going to kill the cell itself. पूरे सेल को वहां पे खत्म कर देगा. So this is will lead to a cell death. तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके यहाँ पे you will have cell death will be seen. आपको शायद लग रहा होगा कि अरे सर ये तो गलत हो गया, हमने सोचा था वो बचाएगा उसे. राइट. ऐसे ही आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है. दैट इज हाउ बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्स. कोई हाफ मेजर नहीं. इन्फेक्टेड सेल है, खत्म करो, उसे खत्म करो, नहीं तो बाकी सेल और आपके इन्फेक्ट होंगे वहां पे, वो बैक्टीरिया और आपका ग्रो करेगा. सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क ऑन. सो दिस इज हाउ योर टी किलर सेल इज गोइंग टू वर्क. इस तरीके से टी किलर सेल आपके यहाँ पे काम करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दे आर गोइंग टू गो आउट देयर एंड किल द सेल्स. क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. सर. yes sir, Yes, sir. yes sir, बोलो अभिषेक, क्या सवाल है आपका? बोलो बोलो अभिषेक बेटा बोलो. सर प्रोटीन सर पैथोजन का हुआ कि सेल का? ना, जिस जो प्रोटीन को हमने सरफेस पे रखा हुआ है, वो जो प्रोटीन हमने सरफेस रखा हुआ है वो पैथोजन का है. याद रखना ये पैथोजन का प्रोटीन है जो हमने सरफेस पे निकाल के रखा हुआ है. दैट इज अ पैथोजन का प्रोटीन. दैट इज अ प्रोटीन ऑफ पैथोजन. पैथोजन का स्मॉल प्रोटीन है ये. सेल का रख के क्या करेंगे? सेल का तो खुद का है सेल, उसको क्या करेगा रख के? वो बाहर के पैथोजन करके, ताकि आप देख पाओ ना कि अरे ये तो बाहर की चीज है,
लगी हुई है यहाँ पे, देन यू स्टार्ट किलिंग द सेल। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे आपका जो आया, यहाँ पे आपके टी सेल आपके इन्वॉल्व है, यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे आपका मेनली आपके टी सेल यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो व्हेन यू हैव टी सेल इन्वॉल्व टू गिव अ इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपके टी सेल्स इन्वॉल्व है, व्हेन यू हैव योर टी सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपके टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन योर इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो टाइम पे भी आप यहाँ पे एक टर्म याद रखते हो, एंड दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ऐसे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये बात भी अपने जहन में आप बिठा लो कि जब भी आपके सामने ये टर्म है, अगर मैं आपको सुबह सुबह फोन करूं 6 बजे और बोलूं कि क्या होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, तो आपको मुझे नींद में इतना तो बताना ही है कि सर इसके अंदर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर सो जाना वापस, बट इतना तो बता के आपको लाइक डिस्कनेक्ट करना है। मैं इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सो व्हेन यू फाइंड योर टी सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, देन याद रखना दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अगर 20 सेल्स मेरे वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, then those kind of response is called as my humoral response. This response over here is called as my cell mediated response. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी चीज समझना है या कुछ कंफ्यूजिंग लगे देन प्लीज पूछ लेना। बाकी पता है मैक्रोफेज का काम करता है। मैक्रोफेज आपने इसको खत्म कर दिया ना, एक बार सेल को आपने मार डाला, उसकी जो डेब्रिज रह गई उसको खाने में मैक्रोफेज आपका आ जाएगा। मैक्रोफेज आएगा दौड़ दौड़ के, और वो जो डेब्रिज वहां पे पड़ी होगी उसको जाके वो खत्म कर खा लेगा। दैट इज मैक्रोफेज, जो भी कुछ पड़ा हुआ मिले ना वहां पे वो कंज्यूम करके उसे खत्म कर डाइजेस्ट कर लेता है। सो दैट्स व्हाट इट विल डू, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे एक और चीज समझो कि टी हेल्पर सेल मेरा यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। टी हेल्पर सेल ही है जो अलार्म रेस कर रहा है, टी हेल्पर सेल ही है जो जाके सबको जाके बोल रहा है कि चलो रेडी हो जाओ, कोई तो भी अंदर आ चुका है, ठीक है। सो ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टी हेल्पर सेल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें एक और बात याद रखना कि आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, लोगों को मतलब ऑर्गन खराब हो गया, समझो मेरी किडनी खराब हो गई, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। सो दिस हैपेंस टू अ पीपल, राइट। पॉपुलेशन में आपको होते मिलता है। सो व्हेनेवर समवन हैज टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन मतलब बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लेट मी राइट इट डाउन, यू हैव ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है तो जनरली द काइंड ऑफ ऑर्गन दे डू द ट्रांसप्लांटेशन इज गोइंग टू बी योर किडनी, और यू कैन हैव योर हार्ट, समटाइम लिवर एज वेल, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, ऑब्वियसली आपने ऐसे सुना होगा, राइट। सो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है तो आपको बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये पर्सन जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई किडनी चाहिए तो मैं से रैंडमली किसी की किडनी नहीं ले सकता, या अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे किसी का किडनी डैमेज, अगर मुझे उसके अंदर किसी की किडनी डालनी है तो मैं से रैंडमली लेके नहीं डाल सकता। आई हैव टू बी राइट इम्यूनोसप्रेसिव प्रिंसिपल्स कह रहा है, सप्रेसेंट आर बीइंग टेकन, ओके राइट। नहीं तो मैं उसे रैंडमली वहां पे डाल सकता। इवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी मैं कुछ कंडीशंस को देख के मैं वहां पे लेता हूँ। तो इस बात को आप समझो, अगर मुझे ट्रांसप्लांटेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लुक फॉर द कंपैटिबिलिटी। मुझे कंपैटिबिलिटी वहां पे देखना पड़ेगा, एंड देन ओनली आई कैन गो फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन। अगर मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स वहां पे इन्वॉल्व है जिनसे मैं ले सकता हूँ अपना ऑर्गन, एक दूसरा ऑर्गन, देन इट्स स्टिल वर्केबल थिंग, राइट। अगर कोई बहुत बाहर का पर्सन है तो वहां से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के अंदर भी मुझे कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आई हैव टू चेक द ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप मुझे वहां पे देखना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने किसी बहुत अननोन पर्सन का अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करा लिया, इफ यू गो फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो कई बार आपकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। सो समटाइम व्हाट हैपेंस, द ऑर्गन कैन बी रिजेक्टेड। समटाइम व्हाट कैन हैपन, द ऑर्गन कैन बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट करना मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो इम्यून सेल्स होंगे वो जाके उस ऑर्गन को खत्म करना चालू करेंगे। दे विल स्टार्ट किलिंग द ऑर्गन ओवर देयर। अगर वो ऑर्गन कंपैटिबल नहीं है देन आपके ऑर्गन को जाके आपके इम्यून सेल्स मारना चालू करेंगे। अब ये जो इम्यून सेल्स है जो जाके इस ऑर्गन को मार रहे हैं, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्राफ्ट रिजेक्शन। दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ग्राफ्ट रिजेक्शन। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन आपका इन्वॉल्व हो रहा है, देन आपको याद रखना है
ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर भी आपके टी किलर सेल ही आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आपका जो ग्राफ्ट रिजेक्शन आपका जो हो रहा है ना, अगर आपने कोई दूसरा ऑर्गन लेके अगर आपने बॉडी में डाल दिया तो आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट करे, आपके इम्यून सेल्स उसे रिजेक्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये करने के लिए भी जो आपके सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज माय टी किलर सेल्स। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं दैट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज नोन फॉर माय ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो मेरा यहाँ पे होता है वो मेरा जाना जाता है मेरे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। बेसिकली अगर एज अ डॉक्टर मैंने कोई भी ऑर्गन किसी पेशेंट के अंदर डाल दिया बिना ज्यादा हिस्ट्री जाने, देन उसके इम्यून सेल्स, उसके टी किलर सेल्स आएंगे और उससे आके ऑर्गन को डैमेज करना चालू करेंगे एंड दैट इज अ फेटल कंडीशन। ये एक काफी ज्यादा फेटल कंडीशन आपके यहाँ पे हो सकती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, ये सवाल आपके सामने आ सकता है दैट विच इम्यून सेल्स और व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज गोइंग टू प्ले द रोल इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन। देन आपका आंसर यहाँ पे होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाला ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें आप एक और बात यहाँ पे याद रखना कि आप कई बार यू कैन यूज योर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ओवर हियर। अगर आपको लगता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपको कराना ही है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अगर आपने नहीं कराया तो शायद पर्सन की डेथ हो सकती है, देन इन दैट केस ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यू कैन यूज द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप करा रहे हो, सो जो आपका यहाँ पे रिसिपिएंट होगा ना, द रिसिपिएंट यू हैव, दैट रिसिपिएंट शुड बी गिवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। उस रिसिपिएंट को जिसके अंदर आप ऑर्गन डाल रहे हो उसको आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ड्रग्स। अब जब मैं उसे वहां पे दे रहा हूं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वहां पे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ड्रग्स करते क्या है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। तो बेसिकली जब मैं एज अ डॉक्टर ये ड्रग किसी के अंदर दे रहा हूं ना, तो उससे क्या होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो वंस आई ऐड दिस ड्रग्स इन अ पर्सन, देन व्हाट विल हैपन, दीस ड्रग्स आर नोन टू इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। दे आर गोइंग टू इनएक्टिवेट इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देंगे। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम इनएक्टिवेट हो गया तो इसका फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं ट्रांसप्लांटेशन काफी सक्सेसफुली कर सकता हूँ और उस ऑर्गन को कोई आके डैमेज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ये ड्रग्स यूज कर रहा हूँ तो मेरे टी किलर सेल्स हो गए या बी सेल्स हो गए, सबको आपने सप्रेस कर दिया, सबको आपने इनएक्टिव कर दिया। अगर आपने उन्हें इनएक्टिव कर दिया तो सिंपल सी बात है बेटा कि मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना ही पेशेंट को कोई दिक्कत आएगी। ड्यूरिंग सर्जरी एंड इवन आफ्टर सर्जरी दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, क्योंकि ये ड्रग्स तो उसे आप लेने पड़ेंगे थ्रू आउट द लाइफ। तो ये चीज की जा सकती है, ये चीज कुछ कंडीशन में की जा सकती है, बट एक और बात याद रखना, हमेशा नहीं करा जा सकता इस चीज को। तो कई सारे फैक्टर्स को आप अकाउंट में लेते हो, एज क्या है पर्सन की, क्या सेक्स है इंडिविजुअल का, राइट, ऑल दोस थिंग्स यू टेक इनटू अकाउंट। कोई अलाइनमेंट है या नहीं है उस पर्सन को, कोई दूसरी बीमारी है या नहीं है, एवरीथिंग इज बीन टेकन इनटू अकाउंट एंड देन ही डॉक्टर रेकमेंड करता है टू यूज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग और नॉट। क्योंकि आप एक और बात याद रखो कि अगर आपने ड्रग्स लेना चालू कर दिया है, अगर आपने ड्रग्स लेना चालू कर दिया है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एंड इन दैट केस आपको कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, राइट। सो दीज आर ऑल थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर यू गो फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसा तुरंत ये नहीं करते हैं, यू टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स कि क्या एज है, क्या अलाइनमेंट है, इशू क्या कोई दूसरा अलाइनमेंट है क्या पर्सन को, क्या कोई दूसरे मेडिकेशन पे ये है क्या, यू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग एंड देन यू गो फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन, राइट। और अगर लगता है कि नहीं यार लेना ही पड़ेगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी नेसेसरी, देन यू गो फॉर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। So I hope this is clear to all of you that when we are going to use the immunosuppressive drugs and how they have to work over there. I hope ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको। कोई चीज अगर क्लियर ना हो तो पूछ लो। हाँ जी पलक बताइए कैसा वाला आपका? अच्छा पलक थम्स अप दे दिया, ठीक है। So that is something you have to know over here, right? तो ये कहानी याद रखना in terms of my organ transplantation, the cell mediated immunity। हाँ जी बेटा बताइए कोमल क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइफ टाइम लेनी पड़ती है? Then you have to take them lifetime because you have a different organ over there which you have taken over there. So then you have to suppress your immune system all the time.
आपको उसे डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, सो वो उसका ड्रॉबैक होता है. सो दैट्स व्हाई पीपल टेक इनटू नंबर ऑफ थिंग्स कि क्या इश्यूज है, क्या एज है, ऑल दोस थिंग्स. बताइए प्रिंस, बोलिए. सर तो अगर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हम लोग लाइफ टाइम लेंगे तो फिर तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी जो पहले कॉम्प्रोमाइज होगी, थी. कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. यस, यू विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम. तो इसलिए द फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर अ कंपैटिबल ऑर्गन. समझो अगर कोई 18 साल का लड़का है, राइट, हम नहीं चाहते कि उसे हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से रखें, बिकॉज दैट मींस यू हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. You don't want that. So that is why the first thing is going to be you look for a compatible donor. अगर आपको compatible donor मिल जाता है, then you don't have to go for immunosuppressive drugs. Then it's a safe case. So that is why इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि you have a compromised immune system. So that is why it has been only taken in certain conditions. इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा कंडीशन है कि you need a transplantation and without that the person will not survive. जब ये केस होता है ना, and then you are not like श्योर कि इसकी कंपेटेबिलिटी कितनी है, देन इन दैट केस यू आर वेरी श्योर एज अ डॉक्टर दैट मुझे यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यहाँ पे यूज करने ही पड़ेंगे, देन यू गो फॉर दैट. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एंटीबॉडी. अब एंटीबॉडी के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी कि आपकी, चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. सो नाउ वी हैव सीन टू थिंग्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे देख लिया. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सेल mediated immunity or a cell mediated response, and we have also seen something like your humoral response. ये हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे जो सीखेंगे या समझेंगे यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट द एंटीबॉडीज, जिसे हम इवन बोलते हैं एज इम्यूनोग्लोबुलिन. तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. आपको कुछ चीजें यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको याद रखनी पड़ेंगी जो एनसाइड में मेंशन नहीं करी हुई. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर एंटीबॉडीज आर नोन फॉर. और जब तक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप मुझे कुछ चीजें यहाँ पे बता सकते हो. मुझे बताइए एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी के अंदर है, अब इतनी सारी जो आपके ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी होगी जो आएगी आपके सामने ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे एक्टिव होगी? IG. IgE, जी नहीं, IgE. ठीक है, और हाँ, IG बोल के चुप मत हो जाओ. IG इज कॉमन टू ऑल द एंटीबॉडीज, राइट? ये मत करो कि हाँ IG बोल के. So it is going to be your IgE, right? IgE बेटा याद रखना, it is going to be active during the allergic reaction के टाइम पे. Then मुझे बताओ, वैसे कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, मुझे बताओ कि आप कितनी सारी एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर है? 5. सबसे ज्यादा कौन सी होती है? IgE. IgG, याद रखना, IgG is the one which is going to be the highest in the number. याद रखना, IgG is the one which is going to be highest in the number. उसका अमाउंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा हमेशा वहाँ पे. Tell me your antibodies are formed from which cell? Plasma cell. Plasma cell. और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? Plasma cell. B cell. B cells. देख मैंने कैटेगरी ऑफ बी सेल, राइट? ठीक है, ओके. सर बोलिए. सर कोविड के टाइम पे इसलिए कहते प्लाज्मा सेल की भी एक वो चला था कि सही कराते थे. प्लाज्मा थेरेपी, राइट? यस सर, वही वाला. यस, प्लाज्मा थेरेपी वही हम यूज करते थे. Because that is something you need to have to deal with the COVID thing. You need to have antibodies over there, right? बहुत चीजें. और कोविड के साथ एक और ये कंसर्न ये भी था that it was a strain of virus which was actually changing all the time. तो इसलिए कई बार आपका, एक बार आपको कोविड हुआ, उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा स्ट्रेन अगर आपकी बॉडी में है, तो अगेन योर बॉडी विल गिव अस सम काइंड ऑफ रिस्पांस. That was also something which was observed in many cases. ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. So now I have drawn some bars over there. ये बार मैंने यहाँ पे क्या, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So you have here some lines which I've drawn. इसके बीच में चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एंटीबॉडी बना के रखी है आपके सामने. अब एंटीबॉडी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो ग्रीन कलर के जो आपके बार्स है, ये ग्रीन कलर का जो आपके दो बड़े बड़े बार्स है, दे आर एक्चुअली माय हेवी चेन. ये जो मेरे दो बार्स हैं यहाँ पे, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी माय
हैवी चेन। ये मेरे यहाँ पे इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ हैवी चेन। सो मेरे पास अभी आपके सामने है 2 हैवी चेन, यू हैव 2 हैवी चेन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। येलो कलर का जो छोटा सा मैंने यहाँ पे बना के स्ट्रक्चर रखा हुआ है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड एज माय लाइट चेन। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज अ लाइट चेन। सो यू हैव आल्सो 2 लाइट चेन। सो आपके पास 2 हैवी चेन है, यू हैव अ 2 लाइट चेन, राइट। अब एक और चीज याद रखना कि आपके जो हैवी चेन और लाइट चेन है ये सब एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनको जोड़ के यहाँ पे कौन रख रहा है, दैट इज माय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो बीच में आपको यहाँ पे जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं, these are going to be your disulfide bond. These are my disulfide bond. तो याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि आपके हैवी चेन लाइट चेन जो है यहाँ पे, जो एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनको कौन जोड़ के रख रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए, दैट्स माय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो इनको बाइंड करके यहाँ पे रखेगा। So we'll have a disulfide bond between them, right? इतना इन्फॉर्मेशन था इनसाइड में भी आपको मेंशन किया हुआ है। अब इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं। See, you have a 2 heavy chain and you have a 2 light chain. इसके अलावा you will also find some more regions over here. ये समझो इतना वाला यहाँ पे एक रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं, and this much part over here. ये जो पार्ट मेरा यहाँ पे, ये थोड़ा मेरा यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे आपका अलग होता है। Similar thing I'll find over here as well. ठीक है। सो नाउ यू हैव सम शेडेड एरिया, मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये जो शेडेड एरिया मैंने आपको बना के रखा हुआ है यहाँ पे, इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल रीजन। ये जो शेडेड एरिया मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वेरिएबल रीजन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल रीजन। ठीक है। और वेरिएबल रीजन आपके मिल रहे हैं आपके लाइट चेन के अंदर, और वेरिएबल रीजन आपको इवन मिल रहा है आपके यहाँ पे हैवी चेन के अंदर। तो याद रखना, हैवी चेन एंड वेरिएबल लाइट चेन, बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ योर वेरिएबल रीजन। ये बात आप याद रखना, दोनों के अंदर आपको वेरिएबल रीजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू। अब इसके अलावा जो आपको जो एरिया मिल रहा है ना यहाँ पे, जो वेरिएबल रीजन नहीं है, द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच इज नॉट अ वेरिएबल रीजन, उसके लिए भी नाम होता है, एंड दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कांस्टेंट रीजन। तो ये जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दिस पार्ट ओवर हियर is my constant region. ये है मेरा constant region of your light chain, और उसी तरीके से मेरा heavy chain का भी ये constant region आपको यहाँ पे मिल जाएगा। This is also going to be a constant region of the heavy chain. तो याद रखना, you have 2 terms which has to be remembered. You have a variable region and you have a constant region. Variable आपको मिलेगा अगेन heavy और light chain के अंदर, दोनों के अंदर आपको मिलेगा, और constant region भी आपको मिल जाएगा आपका हैवी और लाइट चेन के अंदर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। सो आपके पास अगर आपसे पूछे कि कितनी एक एंटीबॉडी के अंदर कितनी हैवी चेन होती है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा 2। अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी लाइट चेन्स आपके पास होती है यहाँ पे, देन उसका भी आंसर आपका यहाँ पे होगा 2। दोनों को बाइंड करके यहाँ पे कौन रख रहा है, द आंसर इज गोइंग टू बी योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड व्हाट आर द अदर रीजंस आई विल फाइंड इन देम। सो याद रखना, यू विल हैव अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन हैवी और लाइट चेन के अंदर आपको देखने आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे मेन सवाल जो आपके सामने आएगा नीट के अंदर जो आ सकता है, वो ये आ सकता है कि जब एंटीबॉडी इंटरैक्ट करती है किसी पैथोजन के साथ, तो कौन सा एरिया आपका यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, विच एरिया विल बी इन्वॉल्व्ड व्हेन योर एंटीबॉडी इंटरैक्ट्स विद द पैथोजन। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा माय वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। ये जो मेरा एरिया ना यहाँ पे, दिस एरिया ओवर हियर, ये मेरा इंटरैक्ट करता है मेरे पैथोजन के साथ। दिस इज द एरिया which actually interacts with the pathogen. So that is area, you know that it is a variable region of, it is a variable region of heavy and light chain. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, दिल पे पत्थर पे हाथ रख के तुम लोग यस बोलोगे तो कैसे चलेगा बेटा? खुशी खुशी बोलो, अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो बोलो, कह रहे सर ये क्या हो रहा है, भूख लगी है। सर आ गया, सर आ गया। I see, I do understand it's night and you're hungry, but let's not forget what we are doing right now and why you are here and what's your purpose, please. याद रखो। So you have this variable region over here of the heavy and light chain. So this is something you have to know, right? तो दोनों साइड का आपको दिख रहा है। तो याद रखना, एंटीबॉडी का ये वाला हिस्सा होता है जो जाके अटैक करता है, या ये वाला हिस्सा होता है जो इंटरैक्ट करता है आपके पैथोजन के साथ। या मैं पैथोजन टर्म यूज कर सकता हूँ, या फिर आपके लिए एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट कैन बी योर एंटीजन।
ये भी टर्म आपके सामने आ सकता है कि एंटीजन के साथ एनी फॉरेन बॉडी को हम बोल सकते हैं आप एज एंटीजन। एनी फॉरेन बॉडी जो आपकी होती है, जो आपके बॉडी के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन ही होता है जिसको हम जाके पकड़ते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं। सो एंटीजन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? सो एंड यू शुड टेल देम इट्स अ वेरिएबल रीजन ऑफ योर हेवी एंड लाइट चेन। ये इंटरेक्ट करते हैं मेरे एंटीजन के साथ। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। और यही चीज आपको एनसीईआरटी में भी देख रखी हुई। आप देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे देख रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे दे हैव रिटन एंटीजन बाइंडिंग साइट। नाउ यू नो व्हाट इज दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट ओवर देयर। इट इज द वेरिएबल रीजन ऑफ माय हेवी एंड लाइट चेन। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि एंटीबॉडीज किससे बनी हुई होती है या व्हाट योर एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, देन यू कैन सिंपली टेल देम इट इज योर ग्लाइकोप्रोटीन। Antibodies are made up of your glycoproteins. That is something you have to tell them. एक और चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है कि एंटीबॉडीज के अंदर नॉर्मली कितने अमाइनो एसिड आपको मिल जाते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा 110. 110 अमाइनो एसिड्स इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द एंटीबॉडीज. अब एक चीज यहाँ पे आप याद रख लेना कि 110 नंबर एक IgM होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है. बाकी जनरली एंटीबॉडीज जो आपकी होती है दे विल हैव 110 अमाइनो एसिड्स, बट IgM थोड़ी बड़ी होती है, so it will have less other big number. You just have to know कि generally the amino acid which are used to make the antibodies are going to be 110. इतने आपको मिल जाते हैं. It's a protein, so ये मिलेगा आपको. तो ये बात आपको इतने याद रखनी है. अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो, then you won't have, इससे कितना भी कोई क्वेश्चन पूछे आप उसे हैंडल कर सकते हो, बिकॉज इसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. You don't find anything beyond that. So these are the few things you have to know in terms of the antibodies. तो इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. ठीक है. So I hope these are the things which are clear to all of you. देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, we have seen the structure of antibody, we have also seen the types of antibody और उनके काम क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. Then we have discussed our cell mediated immunity and we have also discussed our humoral response या humoral immunity. Anything can be used. इसमें B सेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है और इसके अंदर मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व है मेरे यहाँ पे T किलर सेल, राइट. अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे समझ लो कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन आता है, जब कोई बाहर से पैथोजन आता है तो पहला रिस्पांस जो आपका होता है वो होता है स्लो. याद रखना आपका जो प्राइमरी रिस्पांस होगा, प्राइमरी रिस्पांस मतलब जब पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे हो, मैं समझो अगर पहली बार मेरे बॉडी के अंदर सैल्मोनेला टाइफी आया तो मेरा बॉडी रिस्पांस देगा. दैट इज द फर्स्ट रिस्पांस जो मेरा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पांस. द फर्स्ट रिस्पांस यू हैव इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी रिस्पांस. और याद रखना प्राइमरी रिस्पांस आपका होता है स्लो. दिस विल बी स्लो रिस्पॉन्स. टाइम लेगा, मेरी बॉडी कम से कम 2 हफ्ता लेगी उस बैक्टीरिया को पूरे तरीके से खत्म करने में, बॉडी से निकालने में. इट विल टेक सम टाइम. इट्स गोइंग टू बी अ स्लो रिस्पॉन्स. बट सेम सैल्मोनेला 6 महीने बाद अगर मेरे बॉडी में वापस आता है, 6 महीने साल बाद अगर वापस आता है, देन योर सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी फास्ट. सो याद रखना आपका जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, योर सेकेंडरी रिस्पॉन्स is always going to be super fast. Secondary response जो आपका यहाँ पे है, it is going to be rapid. मतलब आपको symptoms दिखते ही नहीं है, you won't even realize, और आपका सारा जो बैक्टीरिया आया था उसको आप खत्म कर देते हो. So याद रखना secondary response is super fast and that is why you don't even get to see symptoms. तो ये चीज याद रखना. और याद ये भी रखना कि secondary response आपका fast इसलिए है क्योंकि आपके मेमोरी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. मेमोरी सेल ने याद आपको बताया था ना, वो लोग याद कर लेते पहली बार के अंदर कि ये कैसा है पैथोजन, कैसे से खत्म करना है, राइट. सो ऑल बिकॉज ऑफ योर मेमोरी सेल्स द सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. तो आई होप दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी हैव सीन द फाउंडेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम काम करता है. तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, देखो कुछ चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको याद रखनी है. बिकॉज ये सब चीजें अगर आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो, देन आपको आगे वाली चीजें समझने में आपको आसान होगी. सो दैट इज व्हाई नो दैट हाउ द टी हेल्पर सेल इज गोइंग टू वर्क, करता क्या है वो, क्यों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. ऑल्सो अंडरस्टैंड ओवर हियर हाउ द टी हेल्पर सेल इज वर्किंग इन दिस, राइट. एंड दोनों के अंदर वो कॉमन है, बट एक रिस्पॉन्स में आपके बी सेल ज्यादा इन्वॉल्व है, एक रिस्पॉन्स के अंदर आपके टी किलर सेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. एक काम करते चलो देखते फिर, let's see if you are able to solve some questions over here. ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करके अश्योरेंस लेते हैं कि आपको ये समझ आ रहा है, देन हम आगे बढ़ते हैं. So let's solve few questions, देन आगे बढ़ते हैं. Let's have a look at that. हैंड रेज करिए इसके लिए. The cytotoxic cells are produced by, ये सेल्स मेरे कौन है प्रोड्यूस करता है, फटाफट हैंड रेज करो, आंसर बताओ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें.
सो बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? पलक, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर ऑप्शन ए। नहीं, आपको? शिखा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। शिखा, ये साइटोटॉक्सिक सेल काम कैसे करता है? सर क्या? ये काम कैसे करता है, मतलब ये सेल आपका आंसर दिए यहाँ पे, दे आर अ टाइप ऑफ माय टी सेल्स। ये काम कैसे करते हैं? हाउ डू दे एक्चुअली डू देयर जॉब ऑफ किलिंग समवन? क्या करते हैं वो? प्रिंस, बताओगे कैसे काम करते हैं ये लोग? सर वो इन्फेक्टेड सेल में टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं। Right, they will go and release the toxic substance in the infected cell, and then that cell will end up dying over there along with the pathogen जो उसके अंदर वहां पे रह रहा है. Right, ठीक. चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो ध्यान से and then raise your hand. Take your 20 seconds, 30 seconds and then raise your hand. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? क्या लग रहा है डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। डिम्पल ऑप्शन डी, दिल्ली वाला डी पक्का? ऑलराइट, ठीक है. Yes. कोमल, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। डी. चेतना, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी। बेटा ऑप्शन सी जो आप कह रहे हो वो आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा. याद रखना बेटा, ऐसा नहीं है. ऑप्शन डी पता है यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑप्शन डी आपको कह रहा है इधर बिटवीन 2 लाइट चेन और 1 और बिटवीन 1 हेवी चेन. ऐसा नहीं होता. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 हेवी चेन एंड 1 लाइट चेन. ठीक है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी. यहाँ पे याद करो बेटा, आपका जो एंटीबॉडी था उसमें आपका एक हेवी चेन था, एक आपका लाइट चेन था, और दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही चाहिए होते हैं टू इंटरेक्ट विद एंटीजन. So yes, option C बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. So option C becomes your right answer. चलिए, इसका देखिए, इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा. 13 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, सिंपल है. बताइए, हैंड रेज करिए, क्या हो इसका, इसके अंदर पोटेंशियल आंसर क्या हो सकता है इसका. किसी नए बच्चे को पकड़ते हैं. हिमाचल के बच्चे कहाँ पे हैं? हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। कनिका, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, ओके, ठीक है. शिवानी? सर ऑप्शन डी। शिवानी, ये बताओ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आईज एंड यू आर सेइंग इट्स अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. जो आपका आंसर यहाँ पे सही है. मुझे ये बताओ कि इन दोनों के अलावा एक और चीज थी जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई. वो चीज क्या है? सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, देयर इज वन मोर थिंग ओवर देयर. व्हाट इज दैट वन मोर थिंग? सर म्यूकस। वो आता है आपका फिजिकल बैरियर के अंदर. म्यूकस नहीं आएगा यहाँ पे. एंजल, आप बताओगे यहाँ पे व्हाट इज द थर्ड थिंग आई विल फाइंडिंग ओवर हियर? सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, व्हाट इज द थर्ड थिंग यू विल फाइंड इन दिस? अभिषेक बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द थर्ड थिंग ओवर हियर? सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स इन द आईज. सर मैं बताऊं? बताओ बताओ बेटा, आप बताओ क्या होगा. व्हाट इज द थर्ड थिंग? एसिड इन द स्टमक। राइट, इट इज योर गैस्ट्रिक जूस का एसिड. सो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो आपको वहां पे जो एसिड मिलता है विच गोइंग टू बी HCl, दैट इज द थर्ड थिंग ओवर. ये मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बोल नहीं सकते आप लोग. चलो, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 का हैंड रेस करके आंसर बताइए. शगुन, क्या होगा इसका आंसर? इज नॉट देयर इन द क्लास. ऑलराइट, ओके. बताइए मुस्कान गुप्ता, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, और ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज समथिंग व्हिच इज दिस इज द इम्यूनिटी इन व्हिच यू विल फाइंड बी सेल्स आर इन्वॉल्व. मुस्कान, आप बताओगे ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर मेनली आपके कैसे खत्म करते हो आप एक पैथोजन को जो एंटर करता है आपके बॉडी में? अरे मुस्कान, ये बताना चाहिए था आपने, ऐसे नहीं. किशोर, आप बताओ, हाउ यू किल अ पैथोजन अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी वहां पे इन्वॉल्व है तो जनरली आप कैसे मार रहे हो उसे? I want to hear you people saying antibodies. यस सर। एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. एंटीबॉडीज जाती है और आपके पैथोजन को वहां पे न्यूट्रलाइज करती है. दे आर द वन हु विल गो एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन ओवर देयर. राइट, ओके. नीट का क्वेश्चन है, खुद से पढ़िए ध्यान से, एंड देन गिव द करेक्ट आंसर बाय रेजिंग योर हैंड.
अंशिका शर्मा क्या होगा आंसर? सर ए। चेतना क्या लग रहा है आपको? सर डी। चेतना यू सेड बी। डी। डी। राइट, दीप्ति क्या होगा इसका आंसर बेटा? सर डी। डी नहीं है, डी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लिखा है यहाँ पे द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट। मैंने अभी तो आपको बोला था बेटा थोड़ी देर पहले, अगर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन अगर आप कर रहे हो, तो हमने एक टर्म यहाँ पे यूज किया था, ग्राफ्ट रिजेक्शन। वी हैव यूज्ड द टर्म व्हिच वाज माय ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका इम्यून सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी योर टीसी सेल। आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं टी किलर सेल। अगर टी किलर सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो तो बेटा यहाँ पे आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये आएगा। आई होप सब लोग एग्री करते हैं यहाँ पे। दिस इज द आंसर, इट इज गोइंग टू बी इन दिस। Yes, sir. Yes, Yes. यस सर। यस। ठीक है, यस सर। टेक योर टाइम, रेज योर हैंड। ऑलराइट, अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। इशिता आपको क्या लग रहा है? एंड प्रियांश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। Option A will be the correct answer in this. So immunoglobulin A is going to be the correct answer over here. Yeah. All right. This question number 52. Pens ready. As always. Shivani, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। Then अंशिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए becomes the correct answer. बिल्कुल सही। यहाँ पे भी आपकी वही बात की जा रही है about the transplantation of organ, and you know that यहाँ पे जो आपका रिजेक्शन होता है वो आपका हमेशा होगा वाया सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। 61 एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स व्हाट? क्या होती है आपके डिस्कस वाली भी होती है, अब यहाँ पे होती है। बताओ कोमल क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। पीयूष क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। पीयूष बताओगे एंटीबॉडीज के अंदर आपके कितने लगे होते हैं? आपके अमाइनो एसिड जनरली कितने होते हैं? सर 110। बिल्कुल सही। सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। वेरी गुड। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू। इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पांस में आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं? सो टेक योर 20 सेकंड्स एंड देन रेज योर हैंड। बताइए बताइए, मुस्कान गुप्ता बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो, एंड आई थिंक सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू योर वायरसेस। बिल्कुल सही। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड ट्राई टू रेज योर हैंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। क्या लग रहा है अंशिका शर्मा आपको इसका आंसर? सर बैटमैन वाला बी। चेतना आपको क्या लग रहा है? सर डी। सलम क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। ओके, डिम्पल? सर डी। टीम दिल्ली ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी होगा बेटा इसके अंदर आंसर। और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप समझो इस क्वेश्चन को। इफ अ पर्सन शोज अ प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, तो आपको बोला गया है कि अगर आपके इंटरफेरॉन्स अगर आपके रिलीज किए जा रहे हैं, आपको सिखाया गया है कि इंटरफेरॉन्स आपके तब रिलीज किए जाते हैं सेल के अंदर व्हेन यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन। व्हेन यू हैव द वायरल इन्फेक्शन, तभी तो बेटा आपके इंटरफेरॉन्स आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द इंटरफेरॉन्स आर गेटिंग रिलीज। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी आपकी वायरल डिजीज है आपके यहाँ पे। मलेरिया थोड़ी बेटा आपकी वायरल डिजीज है। मलेरिया तो आपको प्रोटोजन से हो रहा है।
टिटेनस, टाइफॉइड आर ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपकी जो वायरल कंडीशन आपको यहाँ पे जो मिल रही है, दैट इज ऑल हैपनिंग इन द मीजल्स। मीजल एक वायरस से होता है, और इसलिए अगर आपको बॉडी में इंटरफेरॉन बनते हुए अगर आपको पे मिल जाए, देन यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। दीज आर द क्वेश्चंस आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट इट राइट। ठीक है, so this is something we have done. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट मी जस्ट कम बैक एंड शो यू द एनिमेशंस ओवर हियर। एक बार और एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए यहाँ पे व्हाट वी हैव डन बाय फार। सो वी नो व्हाट इज अ प्राइमरी रिस्पांस। आपका सबसे पहला जो रिस्पांस होगा वो आपका होगा प्राइमरी रिस्पांस। अगर आप पहली बार किसी पैथोजन से डील कर रहे हो तो दैट इज अ प्राइमरी रिस्पांस। और वो क्या होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है? स्लो होता है सर, स्लो। Right. वो आपका स्लो रहेगा एंड ऑफ योर लो इंटेंसिटी, सो इट विल बी अ स्लो रिस्पांस विद अ लो इंटेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली जब आप वही पैथोजन जब आपके बॉडी में वापस आता है, देन दैट रिस्पांस इज माय सेकेंडरी रिस्पांस, और वो आपका यहाँ पे रहेगा फास्ट। सेकेंडरी रिस्पांस आपका यहाँ पे रहेगा फास्ट। अच्छा, अगर आप में से कोई है ना जिसको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दिल्ली और हिमाचल में से अगर कोई बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी लाइक पढ़ना भी पसंद है एंड दे हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टडी के अलावा जिनको इंटरेस्ट है, देन आई वुड सजेस्ट एक एग्जाम होता है दिसंबर में, यू शुड गिव दैट एग्जाम। एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है NSEB। NSEB ये बेसिकली बायोलॉजी ओलंपियाड का पहला राउंड है, तो इसके एग्जाम आप दे सकते हो। तो इसमें सिर्फ बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले राउंड में तो चलो काफी लाइक डुएबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इफ यू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। 11+12 आप ये 12th में दे सकते हो। इसका एग्जाम आपका होगा दिसंबर के अंदर, एंड अगर आपका पहला राउंड क्लियर हुआ एंड इफ यू गेट अ डिसेंट स्कोर, देन यू आर selected for the second round. So yeah, if you are someone who is looking to give a Olympiad specifically in biology, then you can think of giving the exam. अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है एग्जाम देने के लिए, then let me know. I can share the question paper with you ताकि आप एटलीस्ट देख सको एग्जाम कैसे होता है, पेपर कैसा होता है। You can have a look at that. Alright, and syllabus तो उसका सेम ही रहता है, ऐसा भी नहीं कुछ अलग पढ़ना है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, then you can also give this exam as well. Okay. So you have your lymphocytes T and B, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बल्कि हमने थोड़ा डिटेल में देखा था। So you know all these cells. B cell आपके बनाएंगे आपके यहाँ पे antibodies via plasma cells. T cells will have helper T cells, T killer cell and memory cell as well. ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद रखना। और ये जो आपका लाइट और हैवी चेन है, इनको बांध के कौन रखता है? Who is the bond between them? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। H2L2 का मतलब है ना, हैवी चेन आपके 2 है, लाइट चेन आपके यहाँ पे 2 है। ठीक है, एंड देन यू हैव एंटीजन बाइंडिंग साइट जो आपका वेरिएबल रीजन होता है आपका यहाँ पे, दैट्स एंटीजन बाइंडिंग साइट। देन यू हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड ओवर देयर। यू हैव दिस एंटीबॉडीज IgG, IgM। IgM आप देख सकते हो काफी बड़ी होती है, सो इट्स अ बिग, इट्स अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे। दे आर गोइंग टू बी नोन टू हैव अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देन यू हैव IgE। IgE के बारे में याद रखना, इट इज समथिंग व्हिच विल बी हाईएस्ट इन योर अमाउंट व्हेन यू हैव अ एलर्जिक रिएक्शन। वो टाइम पे ये एक्टिव होगी, वो टाइम पे आके अपने यहाँ पे काम करेगी। देन यू हैव IgD एंड यू हैव IgA। IgA याद रखना, मदर टू ऑफस्प्रिंग बाय ब्रेस्ट फीडिंग इन द क्लोस्ट्रम, वो आपके वहां पे जाती है। एंड IgA इज आल्सो इन द, हाँ बेटा कोमल बताओ क्या होगा आपका, क्या है आपका सवाल? सर IgD का क्या फंक्शन था? IgD का, इसका यस सर। बेटा IgD एंड IgM होते हैं ना, एक्चुअली में दे आर वर्किंग एज अ रिसेप्टर ऑन द बी सेल। बी सेल के ऊपर ये काम करते हैं एज अ रिसेप्टर। अब वो हम याद इसलिए नहीं रखते, उसके ऊपर हम इतना वेटेज इसलिए नहीं देते बिकॉज इसके ऊपर बेस कभी क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, राइट? बिकॉज आप बी सेल्स और उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उसको आप डिटेल में कभी सीखते नहीं हो 12th में, so that's why we don't discuss them. But याद रखना, आप कहीं पे आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो that IgD and IgM works as a receptor on the B cell. ठीक है, उसके अलावा इवन जब आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ना, तब आपके IgM आपके इन्वॉल्व होते हैं। IgM का एक और रोल आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जब आपका होगा, then you will have the IgM are very actively involved over there. सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे इतने इन्वॉल्व नहीं होते, बट पहले रिस्पॉन्स में IgM आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अगेन these are the things you won't find them as a question in your NEET exam for sure. So yeah, that's the thing. ठीक है, IgA के बारे में याद रखना, they are seen in the mother's milk, that's one thing, that's colostrum. उसके अलावा IgA आपको इवन मिलता है सलाइवा के अंदर।
आपका जो saliva है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी लाइसोजाइम आपको मिल जाता, उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ IgA एज वेल. ठीक है. Alright, so these are the things you have to know. Acquired immunity हम यहाँ पे देख चुके हैं. Humoral cell mediated, response mediated by T cells, response by my antibodies. Something we have seen that. Right. इसको जब आप एक अलग जब आप अपने कॉलेज में जाके आप इसे पढ़ोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है to understand how this response have been given, right? And why sometimes response are not given as well. So it's quite interesting to understand those things. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट डोनर से अगर रिसिपिएंट में अगर आप कुछ डाल रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. एंड आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इफ रिक्वायर्ड, इफ द या कंपेटेबिलिटी अगर आपकी 100% नहीं है, देन यू माइट हैव टू टेक द इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. सो या दीस आर द थिंग्स वी हैव डन. ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की है. दीस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन. We can actually have an introduction of active and passive immunity. तो हमारे next topic यहाँ पे आपका जो आएगा, that is your active and passive immunity. ठीक है. थोड़ा सा देखते हैं, मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं and then I will take your doubts. ठीक है. So जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे, if we discuss something in terms of the active immunity, अगर मैं बात करता हूँ about the active immunity, तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी बॉडी खुद जनरेट कर रही है बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ विद द पैथोजन. सो दिस इज द इम्यूनिटी व्हिच इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी. इट इज बीन डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी. ये बॉडी के अंदर आपकी डेवलप की जा रही है. कैसे डेवलप की जा रही है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे थे. अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया तो उस पैथोजन से लड़ने के लिए आपकी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी बनाएगी, टी किलर सेल बनाएगी, मेमोरी सेल बनाएगी. दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एक्टिव इम्यूनिटी. दिस बीन डेवलप इनसाइड द बॉडी. ऑन द अदर हैंड पैसिव इम्यूनिटी आपको मिलती है बाहर से. दिस इज द इम्यूनिटी व्हिच यू गेट फ्रॉम द आउटसाइड. सो अगर मैं पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी, इट्स समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड. वी टॉक अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी. इसके अंदर भी एग्जांपल्स जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने, बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन के आते हैं. तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी और आपका थर्ड आवर का आखिरी पोर्शन आपका चल रहा है. सो यू मस्ट बी ड्रेन्ड राइट नाउ. सो इसलिए मैं बहुत इसमें चीजें ऐड नहीं कर रहा था अभी. बट याद रखना पैसिव के अंदर क्या होता है, लाइक इम्यूनिटी विच यू रिसीव फ्रॉम आउटसाइड. इम्यूनिटी रिसीव्ड from outside. जैसे आपकी IgA जो मदर से बेबी को जा रही है, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. दैट्स वेरी गुड एग्जांपल. जो मदर से बेबी को जो आपकी इम्यूनिटी वहां पे जा रही है, जो आपके IgA आपके जो जा रहे हैं, दैट्स एग्जांपल ऑफ योर इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी. एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, जहां पे आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आप दे रहे हो बॉडी के अंदर, एक होगा एग्जांपल आपका स्नेक बाइट का. अगर आपको कभी स्नेक बाइट होता है तो डॉक्टर आपकी इम्यूनिटी को जनरेट होने का टाइम नहीं देगा, राइट? ही विल गिव यू द एंटीबॉडीज. वो डायरेक्टली आपके बॉडी में एंटीबॉडीज छोड़ेगा. सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. जो भी आपको बाहर से डायरेक्टली आपको मिल रही है ना, जो भी आपको बाहर से आपको डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर आ रही है एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी जो आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. तो याद रखना इसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर ऑल्सो स्नेक बाइट का एक बढ़िया एग्जाम्पल आपका बन जाता है, जिसमें जब आपको एंटी वेनम दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. राइट. सो लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट. ये टर्म्स को अभी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड देम. ठीक है. इसको हम बाद में आराम से सीखेंगे. यहाँ पे आप डेफिनेशन थोड़ी सी देख सकते हैं एक्टिव की. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन अ फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब और एनी अदर प्रोटीन, antibodies are produced in the host. This type of immunity is called as my active immunity. जो भी antibodies या जो भी immune response आप body के अंदर बना रहे हो खुद से, that is my active immunity. Simple words में. Just keep it simple right now. And then when the ready-made antibodies are directly given to the to protect the body against foreign agent, it is called as my passive immunity. जब directly आप दे रहे हो ना antibody body के अंदर, that is called as your passive immunity. जो आपको बाहर से मिल रही है, like your snake bite के टाइम पे आपका anti-venom serum लिख सकते हैं हम यहाँ पे. एंटीवेनम सीरम जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. एंटीवेनम
सीरम। इवन मदर्स मिल्क के थ्रू आपको जो IgA मिल जाए, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस, यहाँ तक ही रखते हैं। आपको आंसर की मैं दे दूंगा आपके असाइनमेंट की, अलॉन्ग विद दैट आई बी शेयरिंग विद यू द न्यू असाइनमेंट, सो वो भी आप सॉल्व कर लेना। काफी लोगों ने सॉल्व करके मेरे साथ शेयर किया, सो आई वाज हैप्पी टू सी दैट a good number of people have solved the assignment and shared with me, so बढ़िया, very good. So yeah, that is something we have done. तो पहले बता दो मुझे कि आज की क्लास में जो हमने कवर किया, इसके अलावा let's keep this aside, इसके अलावा जो भी हमने कवर किया, क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Are the things clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार NCERT से भी देख जाए, NCERT में कुछ चीजें वहाँ पे मेंशन की जो यहाँ पे मेंशन की थी, so but still NCERT में अगर आप यहाँ तक पढ़ोगे तो I think सब चीज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी जो हमने यहाँ पे की थी। So please have a look at that, and yeah, that's it from my end. Now, if you have any questions, you go ahead and ask a question. अगर आपके कोई सवाल है यहाँ पे, then आप अपने सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बताइए, tell me if you have any questions, right?